नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और अपना बिहार में दिखाएंगे कि पंचायत का बेतुका फरमान और कटिहार के एक अधिकारी की अजीबोगरीब मांग की खबर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां धमाके में 4 घर जमींदोज हो गए और 14 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 16 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों का सुरक्षित जगहों की ओर पलायन शुरू हो गया है। भागलपुर में भयानक विस्फोट। धमाके के बाद जो है आसपास के घरों को भी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लगभग जो है यहाँ पर 4 आसपास के जो 4 मकान है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। धमाका इतना तेज़ था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस छत पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये छत पर जो ये मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा जो है उसी घर का है जिस घर में धमाका हुआ था। और वहाँ से धमाके के बाद लगभग जो है 60 फीट की ऊंचाई पर यह मलबा पहुंचा है। गुरुवार की रात थी, घड़ी में 11:30 बज रहे थे। तातारपुर के काजवली चक के लोग या तो सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक गूंजती रही। एक ही पल में 4 घर देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए और कई घरों की दीवारें हिलने लगी। बहुत सीरियस एकदम लग रहा था, डर लग रहा कि पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, ऐसा ही लग रहा था। अभी किस तरह से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी भी तो उसे ही माहौल जैसा है, उसे डरे हुए हैं। यहाँ पर पूरे डरे हुए हैं। दिल और दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये विस्फोट मोहम्मद आजाद के घर में हुआ। मकान में लीलावती देवी का परिवार किराए पर रहता था। बताया जाता है कि लीलावती का परिवार अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम करता था और पटाखा बनाने वाले बारूद में हुए विस्फोट की वजह से ही ये भयानक हादसा हुआ। विस्फोट में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं। जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को मलबे से बाहर निकाला। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ एफएसएल की टीम भी पहुंची। मौके से बारूद के साथ साथ बड़ी मात्रा में कीलें भी बरामद हुई हैं। तारापुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है और धमाके की हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन सवाल है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर कैसे चल रही थी पटाखे की फैक्ट्री। पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं था तो कैसे बन रहा था पटाखा? क्या पटाखे के बारूद में इतना जबरदस्त विस्फोट हो सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या किसी बड़े साजिश की तैयारी थी? अगर हाँ, तो इतनी बड़ी मात्रा में बारूद जमा करने की पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भागलपुर में क्यों नहीं थम रहे धमाके। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और भागलपुर धमाके की परत दर परत हकीकत जानने के लिए जांच तेज हो चुकी है। भागलपुर डीआईजी से लेकर एसएसपी और डीएम ग्राउंड जीरो पर आकर अपने स्तर से पड़ताल कर चुके हैं। और इसके अलावा एफएसएल की टीम भी मौकाए वारदात से वो तमाम सबूत जुटा रही है जो धमाके की पूरी हकीकत बता सके। ग्राउंड जीरो से पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। भागलपुर में गुरुवार की रात 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में कुल 4 मकान जो हैं वो जमींदोज हो गए। और ये वही घटना स्थल है जहां पे मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह से ये पूरा जो घर था 3 मंजिला मकान वो धराशायी हो गया। और फिलहाल इस पूरे इलाके को कह सकते हैं कि पुलिस ने सील कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अवैध तरीके से जो फैक्ट्री चल रही थी पटाखे की,
इसको लेकर के जो इंटेलिजेंस थी भागलपुर पुलिस की वो कहाँ सोई हुई थी, क्यों नहीं इसके बारे में उसे जानकारी मिली, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री जो है वह फैक्ट्री पटाखे की वो आज से नहीं बल्कि बरसों से चल रहा था। 2003 में जो है इसी तरह से यहाँ पे विस्फोट हुआ था और उसमें 3 लोगों की मौत हुई। 2008 में विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और अब 2022 यानी कि गुरुवार की देर रात 11:30 बजे विस्फोट जो हुआ उसके में 14 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो अपने स्तर से जाँच कर रही है। सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल पुलिस के पास माकूल नहीं है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं सहरसा में महादलित नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में पंचायत का अजीबोगरीब आदेश सामने आया। मामला बसनही थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि सरफराज नाम के लड़के ने एक महादलित नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म किया और इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी सरफराज पर 70,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। सामाजिक संगठनों की पहल पर किसी तरह महिला थाने में मामला दर्ज हो पाया। लोगों ने आरोपी सरफराज सहित पंचायत करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मैं तो ये कहता हूं जो पंचायत करने वाले थे, जिन्होंने पंचायत किया है, इस षड्यंत्र में शामिल है और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ इसके पंचायती करने वाले, चाहे वो सरपंच हो कि जो हो, और जिन्होंने इसका मोल 70,000 रुपया 65,000 रुपया रखा, तो मुझे लगता है जो अपराधी के साथ साथ उनको भी सजा देना अति आवश्यक है। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन राज्य की गरीबी बढ़ती जा रही है। साथ ही विशेष राज्य के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अपने ही पार्टनर से, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? देगा कौन? लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, सबके अलग अलग मतलब है इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब ये लोग चर्चा देखिए, 52% लोग गरीब है बिहार में, और बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, और गरीबी सबसे ज्यादा। तो ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है। और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर? जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा 17 साल तक रोज राज किए और डबल इंजन की सरकार को ही ना बोलिएगा। वहीं सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन और शिलान्यास में विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाए जाने का मामला सदन में उठा। आरजेडी विधायक ललित यादव सहित विपक्ष के कई विधायकों ने गंभीर सवाल उठाए कि उद्घाटन शिलान्यास के सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया जाना विधायिका का अपमान है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार का साफ निर्देश है कि ऐसे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाए। स्पीकर ने भी प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। माननीय विधायक से पूछ लिया जाए, कहीं भी माननीय विधायक को सभी विभाग में करीब करीब प्राय इग्नोर किया जाता है, शिलान्यास उद्घाटन में नहीं। माननीय मंत्री जी जांच करा लें इसका, कितने जगह शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है, उस पर कार्रवाई हो। सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है, मेरे विभाग का भी निर्देश है, जब भी कोई कहीं उद्घाटन या शिलान्यास होगा तो माननीय विधायक, माननीय सांसद को उसकी सूचना दी ही जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वो उपस्थित रहें। कि विधायिका को मजबूत करना, सुशासन को स्थापित करना है और विधायिका की मजबूती के लिए सभी सदस्य समभाव से मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश और निर्गत किए हैं, जो प्रोटोकॉल की कॉपी सभी
पदाधिकारियों के यहाँ गया है उसका पालन करें। और सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त भी करते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई अनदेखी की जाती है तो सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। और वहीं होली से पहले एक बार फिर बिहार में शराब की तस्करी तेज हो गई है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने गोपालगंज में भारी मात्रा में शराब बरामद की है, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। टीम ने बलथरी चेकपोस्ट पर जब एक कार की तलाशी ली तो उसमें से शराब मिली जो हरियाणा ले जाई जा रही थी। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वो बरौली का रहने वाला है। और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दरभंगा में शराबबंदी अभियान की समीक्षा की है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के सभी 3 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में शराब के खिलाफ अभियान तेज करने के साथ आरोपियों को जल्द सजा दिलाने का निर्देश दिया गया। के पाठक ने नेपाल से सटी सीमा पर ट्रैक्टर और बाइक से गश्ती करने का निर्देश दिया, साथ ही ड्रोन से लगातार निगरानी रखने को कहा। मद्य निषेध को लेकर के ये बैठक थी और होली के आगामी पर्व को देखते हुए सघन छापेमारी करने के लिए और विशेष करके जो लोग इस व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं और कहीं भी सप्लाई चेन के पार्ट हैं उन पे हम लोग कड़ी सख्ती बरतने के निर्देश हुए हैं और कड़ी सख्ती की जाए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में सुरही से मुरहारा और मुरहारा से घेजन तक सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर 37 दिनों से 7 गांवों के किसान धरने पर हैं। नेता से लेकर अधिकारी तक आए लेकिन किसानों की समस्या का समाधान ना हो सका और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये दूधमुहा बच्चा धरना पर है। सुनकर हैरान हो गए, लेकिन चौंकिए मत, ये 100 आने सच है। जहानाबाद के 7 गांव के किसान पिछले 27 जनवरी से धरना पर हैं, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे सब शामिल हैं। इनकी मांग है कीर्तनी प्रखंड के सुरही के मुरहारा तक 1.5 किलोमीटर और मुरहारा से घेजन तक 1 किलोमीटर सड़क का पक्कीकरण कर दिया जाए, साथ ही पुल के लिए अप्रोच पथ बना दिया जाए। हम लोग 36 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को जब शादी नहीं हुआ था उससे पहले ही यहाँ पे प्रचलित हुआ था कि रोड बनने वाला है, पुल बनने वाला है। पुल तो बन गया, 11 करोड़ का पुल बन गया है, पर 1 किलोमीटर का रोड हम लोग को सरकार नहीं दिए हैं। धरना स्थल पर कई पार्टियों के नेता एसडीओ और डीएम तक पहुंचे, लेकिन उन किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने जब डीएम से सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए। सवैया पुल का भी उन लोगों का डिमांड है, घेजन और मुरहरा के जो देखिए इच्छाएं तो अनंत हैं, वहाँ धरना है और मांग जितनी संभव है उसमें जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत किया जाएगा। और हमें स्वयं उनसे कहा था कि आप लोग जो अपने अपने घरों को चले जाइए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वर्षों से इन गांवों के किसान सड़क की आस में हैं। सरकार ने 11 करोड़ की लागत से पुल तो बनवा दिया, लेकिन 2.5 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों का पक्कीकरण अब तक नहीं हो पाया है। कई दिनों से धरना जारी है। अब देखना है कि आखिर प्रशासन और शासन के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। वहीं लोक स्वास्थ्य संस्थान में कैडर गठन की मांग को लेकर 8वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और पठन पाठन ठप है। संस्थान के बैचलर कोर्स के सभी स्टूडेंट्स कैडर गठन की मांग कर रहे हैं ताकि समय पर डिग्री मिल सके और जॉब में परेशानी ना हो। छात्रों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि जब तक कैडर गठन नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बीएचआई संस्थान के स्टूडेंट्स पिछले 8 दिनों से स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक के दौरान अब तक किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है, किसी अधिकारी ने मुलाकात नहीं की है। एक ही मांग है, कैडर का गठन किया जाए। बता दें आपको कि इस बीच जो पठन पाठन है पूरी तरह से बाधित है और जो स्टूडेंट्स हैं अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं। अभी तक हम लोग को संतोषजनक जो होता है जवाब सरकार अभी कुछ नहीं दे पाई है। ये हमारा बिहार का एकमात्र कॉलेज सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे पैरामेडिकल का डिग्री कोर्स कराया जाता है।
आज इस कोर्स को शुरू हुए लगभग 12 साल हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी इसका सेवा नियमावली का गठन नहीं हो पाया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वहीं गांव देहात की धूल को साहित्य का चंदन बनाने वाले फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। उनकी ठेठ देसी कहानियां सुनहरे पर्दे पर आकर भी अमिट छाप छोड़ जाती है। फिल्म तीसरी कसम रेणु की उपन्यास मारे गए गुलफाम पर ही आधारित थी। फिल्म में हीरामन की किरदार निभाने वाली धनिकलाल मंडल आज भी जीवित हैं। हमारे रिपोर्ट में देखिए हीरामन किरदार की जुबानी रेणु की कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के मौके पर उनके उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम के पात्र हीरामन की यादें ताजा हो उठी हैं। रेणु की मौत के बाद उनके आखिरी गाड़ीवान धनिकलाल मंडल उर्फ हीरामन अब बैलगाड़ी नहीं चलाते। हीरामन ने उस गाड़ी के टप्पर के अवशेष को आज भी संभाल कर रखा है। रेणु के गाड़ीवान रहे धनिकलाल को लोग आज भी हीरामन के नाम से ही बुलाते हैं। धनिकलाल बताते हैं कि जब रेणु जी पटना से लौटते तो उन्हें लेने अपनी टप्पर गाड़ी लेकर वो सिमराहा रेलवे स्टेशन पर इंतजार किया करते थे। अभी तो जब से रेणु जी मर गए तब से तो हम लोग छोड़िए दिए बैलगाड़ी चलाना ही छोड़ दिए। तो जिस दिन का टाइम था उस दिन हम लोग बैल को एकदम नहवा धुला के एकदम खूब बढ़िया से फ्रेश करके टप्पर ऊपर को साफ सुथरा करके फिर इसके बाद हम लोग सिमरा जाते थे टाइम पर रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन। रेणु के बेटे दक्षिणेश्वर राय भी कहते हैं कि फिल्म तीसरी कसम के पात्र रहे धनिकलाल मंडल ने ही बाबूजी को आखिरी बार टप्पर गाड़ी से रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। आज वो स्वस्थ हैं, ये सुखद एहसास है। जब बाबूजी रेगुलर दिनों में यहाँ रहा करते थे तो अधिकांशतया मतलब 2 व्यक्ति थे, लेकिन उसमें एक कुसुमलाल मंडल थे और एक ये थे। तो अधिकांशतया बैलगाड़ी जो है यही हाँका करते थे बाबूजी का। तो ये संयोग है, ये सुखद संयोग है कि अभी हम लोगों के बीच हैं और स्वस्थ और तंदुरुस्त भी हैं, 72 वर्ष के हैं। फिल्म तीसरी कसम के पात्र हीरामन उर्फ धनिकलाल मंडल अब टप्पर गाड़ी तो नहीं चलाते, लेकिन अपनी उम्र के आखिरी दौर में भी अपनी गाड़ी के अवशेष को धरोहर के रूप में जरूर संजो कर रखे हैं। रेणु की आंचलिक कहानियों का ही आकर्षण है कि हमें आज भी वो सुनहरे दिन याद आते रहते हैं, फिल्म तीसरी कसम के रूप में। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है और कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है और इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसकी 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल है जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए बॉलरूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था इस पूरे सेंटर में की गई है। और चलिए अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा है। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा।
ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।